Good evening to everyone. Good evening, sir. बढ़िया है, दिवाली ब्रेक के बाद आज मिल रहे हैं ना। बीच में डाउट क्लास थी, बीच में तो और कोई क्लास थी नहीं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक वीक आपकी दिवाली में चलेगी, ठीक है। तो आज पढ़ते हैं हम थोड़ा सा। बीच में तो डाउट क्लास मैंने यही था आपका 1-2 दिन, बिकॉज से हर वीक डाउट क्लास तो हुई है। डाउट क्लास तो हर वीक हुई है। डाउट क्लास में वही होता है कि अगर आपके डाउट्स नहीं है ना, तो आई विल कन्वर्ट इनटू द प्रैक्टिस क्लास, लेकिन यूजुअली डाउट्स रहते ही हैं। किसी ने आज बाद में भेजा था, ऐसे नहीं तो एक्स्ट्रा में भेजो, आप डाउट क्लास के दिन भेज दो, है ना। तो एक्स्ट्रा में तब बताता हूँ जब कोई क्वेश्चन बहुत दिन से अनआंसर्ड है ना। अदरवाइज आप डाउट क्लास के दिन अपने क्वेश्चन सेंड कर दो वैसे ग्रुप पे, तो फिर मैं डाउट में वो सारे क्वेश्चन ले लूंगा। किसी ने आज भेजा था, वो क्लास में बता पाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि एक वीक में एक ही क्लास होती है। उसको भी अगर हम डाउट्स पे कन्वर्ट कर लेंगे ना, फिर हमारा सिलेबस आगे मूव भी नहीं करेगा। उसमें हम यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम डाउट क्लास में सारे डाउट्स कवर करेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो आई कैन एक्सटेंड बियॉन्ड 1 आवर, तो ये नहीं कि 1 आवर में ही हो। जरूरत पड़ेगी तो 1.5 आवर कर लेंगे, लेकिन उसी दिन सही रहता है। हर ट्यूसडे के दिन आपकी जो डाउट क्लास होती है, आप सारे अपने डाउट्स करें, ठीक है। चलो, तो जैसे कि आज मैंने आपको डिस्प्ले भी किया था आपके पोस्टर में, ज्यादातर हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था ना, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वर्क, है ना, कि हाउ टू कैलकुलेट द वर्क डन। वर्क डन इक्वल टू, जस्ट आपने ये लिखा था कि वर्क इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा, एफएस cos थीटा, है ना। कि वर्क की वैल्यू क्या होती है, जैसे कि आपकी एफएस इनटू cos थीटा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट और उसके बीच का एंगल। ये आपने वर्क लिखा था। अगर ये फोर्स वेरिएबल है, वर्क की वैल्यू हम इंटीग्रेट करके निकालते हैं, है ना, एफ इंटू डी एस cos थीटा, है ना। कि अगर फोर्स वेरिएबल है तो हम इसको कैसे निकालते हैं, जैसे कि आपको इंटीग्रेट करते हैं। और इसी चीज को थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया। इस टर्म्स को हम सिंप्लीफाई करके जब लिखेंगे तो वर्क इक्वल टू हो जाएगा फोर्स, है ना, इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। फोर्स इनटू आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, राइट, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना, कि डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना। ये भी हम लिख सकते हैं भाई, इन दोनों को अगर स्प्लिट कर दें तो वर्क की वैल्यू क्या होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, है ना। तो ये हम इस तरह से वी कैलकुलेट द वर्क। तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में हमने वर्क लिखा था। और एक और भी चीज हमने डिफाइन की थी कि एरिया अंडर द एफएस कर्व इज वर्क डन। एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व इज वर्क डन। कहीं पे भी अगर एफएस ग्राफ बना हुआ है तो उसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, इसलिए आपका वर्क डन होता है ना। तो ये तो आपका वर्क है। आज थोड़ा सा ज्यादा हम फोकस जो रखेंगे ना, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एनर्जी, है ना। तो बहुत तरह की एनर्जी होती है। ये एनर्जी आपने पढ़ा जो है, बहुत वेराइटीज ऑफ एनर्जी होती है। जो शुरू में आपकी क्लास थी, केमिकल एनर्जी भी हो सकती है, लाइट एनर्जी भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो सकती है, हीट भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर मैकेनिक्स वाले में, वी आर टॉकिंग अबाउट द मैकेनिकल। यहाँ में हमें बात करते हैं कौन किस तरह की एनर्जी की, मैकेनिकल एनर्जी, है ना। वी कैन टॉक अबाउट द मैकेनिकल एनर्जी, है ना। तो आप जानते हो कि मैकेनिकल एनर्जी जो होती है ना, इट्स ए सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल। जब भी मैकेनिकल एनर्जी की बात करूंगा, मैकेनिकल एनर्जी इज सिंपल सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ये जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, है ना। इन दोनों के सम को ही हम क्या बोलते हैं, जैसे कि आपका मैकेनिकल एनर्जी, है ना। तो सिंपल सा मैकेनिकल एनर्जी को हम ई से शो करते हैं, और काइनेटिक एनर्जी को आप के से, और पोटेंशियल एनर्जी को यू से। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होता है, वही क्या होता है, जैसे कि आपका मैकेनिकल एनर्जी, है ना। लेकिन एक थोड़ा सा इसको पढ़ने से पहले एक जरा हम जो वेरिएबल फोर्स की हम बात कर रहे थे उसको जरा सा डिस्कस करें, भाई हाउ टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। भाई कांस्टेंट फोर्स तो निकाल लेंगे, या तो इस फॉर्मूले से, या इस लैंग्वेज से, या एरिया से, है ना।
लेकिन ये वाला जो टर्म है, ये जो हम वर्क लिखते हैं, दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इसमें जो फोर्स है वो कैसा फोर्स है, बेसिकली आपका वेरिएबल फोर्स। भाई वेरिएबल फोर्स से हम वर्क कैसे कैलकुलेट करें? तो वेरिएबल फोर्स का आपके पास एक एग्जांपल है, लाइक वेट, एक्सक्यूज मी सर, सर एनर्जी इज इक्वल टू सर काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या था सर? मैकेनिकल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है ना, Okay, सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी होती है। ये तो आपका मैकेनिकल एनर्जी हो गया, ई जो है वो मैकेनिकल एनर्जी हो गया, के जो हो गया वो काइनेटिक एनर्जी हो गया, और Okay, ये जो sir. यू Thank you, होता है ना, ये सिंबल होता है पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज द सिंबल फॉर पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, लेकिन ये पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय द वेरिएबल। तो आपके पास वेरिएबल फोर्स का एक एग्जांपल होता है, लाइक बाकी फोर्स तो आपके कांस्टेंट होते हैं, वेट वगैरह। Sir, please wait for a minute. हाँ, इसमें ठीक है। तो आपके पास जो वेरिएबल फोर्स है ना, इसका एग्जांपल होता है स्प्रिंग फोर्स। हाँ, कि हमने फोर्स डिस्कस किया था जब लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे। वी आर टॉकिंग अबाउट द स्प्रिंग फोर्स। तो आपको अब निकालना है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स की वजह से वर्क डन कितना होता है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। तो आप जानते हो कि जो स्प्रिंग फोर्स और एफ होता है ना, एफ की वैल्यू होती है माइनस के। ये मैंने आपको बताया था कि एफ की वैल्यू क्या होती है, जैसे कि आपकी माइनस के एक्स, इसमें जो एक्स होता है दिस इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट। ये एक्स इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका डिस्प्लेसमेंट, कंप्रेशन या एक्सपेंशन। और के जो होता है इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। Spring constant. दिस इज नोन एज ए स्प्रिंग कांस्टेंट। हम कोई चीज नहीं, एक्स जैसे जैसे आप चेंज करते जाओगे फोर्स चेंज होता रहेगा। वेरिएबल फोर्स इसलिए है क्योंकि के तो कांस्टेंट होता है, लेकिन जैसे जैसे आप एक्स चेंज करोगे फोर्स की वैल्यू क्या होगी, चेंज। तो अगर आपको ये निकालना है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, यहाँ पे जस्ट हम ऐसा डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ पे आपकी कोई स्प्रिंग है, इस तरह से आपको स्प्रिंग ले लो, है ना, कि आपकी कोई स्प्रिंग है और एक एंड से हम इसको स्ट्रेच कर लेंगे। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, के है। तो आपको ये बताना है कि अगर मैं इसको एक्स से एक्सटेंड कर दूं तो इसमें वर्क कितना होगा, है ना। अगर स्प्रिंग फोर्स माइनस के एक्स होता है, तो अगर मैं एक्स से एक्सटेंड कर दूं तो इसमें वर्क कितना होगा। तो प्रॉब्लम है ना, सीधे मल्टीप्लाई करके नहीं आएंगे, है ना। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। या तो आप इंटीग्रेशन करोगे या आप एक दूसरा टेक्निक भी यूज कर सकते हो। मैं उसको पहले इंटीग्रेशन बताया, भाई सीधे हम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे एक्सचेंज होता जाएगा स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू चेंज होती है। तो मैं लिखूंगा इस केस में, अगर मुझे ये निकालना है कि व्हाट इज द वर्क डन राइट बाय स्प्रिंग फोर्स, बाय स्प्रिंग फोर्स फॉर स्ट्रेचिंग, है ना, या फॉर एक्सटेंडिंग, फॉर एक्सटेंशन, है ना, कि अगर एक्सटेंशन हम एक्स से करना चाहें तो स्प्रिंग फोर्स की वजह से वर्क कितना होगा। मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला लिखूंगा कि वर्क की वैल्यू होती है एफ इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा। आप इंटीग्रेट करके निकालोगे इसे। तो आप ध्यान दो कि किसी भी स्टैंड में आपका डिस्प्लेसमेंट तो इस तरफ होगा dx, लेकिन माइनस का मतलब होता है स्प्रिंग फोर्स तो उल्टा रहेगा ना। स्प्रिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के कैसा होगा, अपोजिट होगा। अगर x राइटवर्ड हो रहा है तो स्प्रिंग फोर्स किस तरफ होगा, वैसे कि आपका लेफ्टवर्ड। वापस बात है कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट और इसके बीच में एंगल 180 डिग्री होगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि भाई फोर्स तो इस केस में आप लिख दोगे किसी स्टैंड में kx होगा, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे आपने dx पुट कर दिया, और cos थीटा जो हो गया वो 180 डिग्री। हाँ भाई स्प्रिंग फोर्स लग गया kx, डायरेक्शन शो कर दिया, फिर माइनस नहीं लगाएंगे, इस माइनस का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो स्प्रिंग फोर्स लग गया kx, डिस्प्लेसमेंट इस्तेमाल आपने dx के लिए, और dx राइटवर्ड है kx लेफ्टवर्ड है, तो दोनों के बीच में एंगल जो हो गया 180 डिग्री, 180 पुट कर दिया। तो यहाँ से वर्क की जो वैल्यू आ गई
वो आपका आ गया इंटीग्रेशन ऑफ cos 180 माइनस 1 होता है, माइनस साइन बाहर आ गया, ये आपका आ गया kx dx। तो k तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x dx है ना, k इंटीग्रेशन ऑफ क्या गया सकते आपका x dx है ना। अब इसको आप लिमिट ले लो कि कहां से कहां तक एक्सटेंड करना है। पहले तक एक्सटेंशन था नहीं, जीरो था, जीरो से लेके x तक, तो जीरो से लेके x तक इंटीग्रेट करेंगे इसे, तो वर्क डन की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी माइनस हाफ के एक्स, ये आपका है ना, क्योंकि एक्स dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 होता है, आप फॉर्मूला जानते हो। एक्स dx को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना होता है बेसिकली आपका x स्क्वायर बाय 2। तो ये आपका आ गया। सर मैं किसी के भी कहाँ चला गया? हाँ सर के भी तो होना था सर, के लिख तो दिया बेटा, हाफ के एक्स स्क्वायर। सर सेकंड वाले में कहाँ लिखा है? ओके सर, ओके सर, ओके। ये बाहर ले लिया इंटीग्रेशन साइन के, कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन साइन, कांस्टेंट बाहर आ गया, x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2। तो आपने एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया कि कोई भी अगर स्प्रिंग है, अगर आप उसको x से एक्सटेंड करना चाहो तो उस केस में जो वर्क होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है, वर्क नेगेटिव हाफ के एक्स स्क्वायर है। अगर स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है, अगर आप उसको x से एक्सटेंड करना चाहो तो वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस हाफ के एक्स। ये तो आपने एक्सटेंड किया, हो सकता है हम कंप्रेस करना चाहें, हो सकता है इस स्प्रिंग को हम क्या करना चाहें, जैसे कि आपका कंप्रेस करना चाहें, उस केस में वर्क हम निकाल सकते हैं, हाँ, कि उस केस में हम इसको भी हम क्या निकाल सकते हैं, जैसे कि आपका वर्क, हाँ, यहाँ पे आ जाएगा वर्क डन राइट टू कंप्रेस द स्प्रिंग, कंप्रेस स्प्रिंग बाय एक्स। भाई एक्स से अगर हम कंप्रेस करना चाहें तो वर्क कितना होगा, है ना, कि सेम आपकी स्प्रिंग ऐसे थी, है ना, अब आप इसमें इसको कंप्रेस करना चाहते हो, तो अगर मैं इसको कंप्रेस करना चाहूँ तो फोर्स अपोजिट लगाऊंगा मैं, और मैंने इसको कंप्रेस कर दिया इस डायरेक्शन में किसी एक्स से, है ना, कि भाई उस केस में तो आपने एक्सटेंड किया था, इस केस में आप इससे कंप्रेस कर दिया किसी एक्स से, तो इस केस में वर्क निकालना चाहता हूँ, देखो सेम अमाउंट ऑफ वर्क होगा, वो भी नेगेटिव ही होगा, क्योंकि आपको पता है इस केस में क्या होगा ना, अगर आप कंप्रेस करोगे तो जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो राइट पर लग जाएगा, अगर आप इस तरफ कंप्रेस करोगे तो स्प्रिंग फोर्स अपोजिट लग जाएगा कि एक्स राइट पर, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो लेफ्टवर्ड हो जाएगा dx, है ना, तो kx राइटवर्ड है, dx लेफ्टवर्ड है, अगेन 180 डिग्री एंगल, ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ से जब मैं वर्क की वैल्यू लिखूंगा तो सेम चीज आ जाएगी, आप यहाँ पे लिख दोगे k x तो स्प्रिंग फोर्स हो गया इंटू dx हो गया इंटू अगेन cos 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री नेगेटिव हो जाएगा और 0 से x तक उसमें लिमिट ले लो, तो वर्क की जो वैल्यू हो जाएगी इस केस में भी आ जाएगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। और ध्यान रखना जब भी हम किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करें या एक्सटेंड करें बाय एक्स से, दोनों केस में वर्क की वैल्यू नेगेटिव होती है, दोनों केस में वर्क की वैल्यू नेगेटिव होती है, और वो किसके इक्वल हो जाएगी माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। आपने इंटीग्रेट करके निकाला है, वर्क की वैल्यू नेगेटिव होगी और किसके इक्वल हो जाएगी माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो फिर एक क्वेश्चन आता है, क्या स्प्रिंग फोर्स कभी भी पॉजिटिव वर्क नहीं करता है, क्या स्प्रिंग फोर्स की वजह से वर्क हमेशा नेगेटिव होगा? जैसे आपने एक्सटेंड किया तो नेगेटिव है, कंप्रेस किया तो भी नेगेटिव आ गया, तो क्या स्प्रिंग Sir, फोर्स at any other angle? हाँ नहीं, उस टाइम मतलब नॉर्मली हम एंगल की बात नहीं कर रहे, हम तो स्ट्रेट ही बात कर रहे हैं, है ना, ऑब्वियसली अदर एंगल में भी हो जाए, तो ऐसा थोड़ा सा क्वेश्चन कई बार आता है दिमाग में कि क्या कभी वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव होगा या नहीं होता है, अगर ये कंप्रेस से नेचुरल पोजीशन में आ जाए, या आपने कंप्रेस करके रखा हुआ है, यहाँ पे था आपने हाथ छोड़ दिया, तो वापस जब आएगा तो वर्क पॉजिटिव हो जाएगा, या एक्सटेंड करके रखा हुआ है छोड़ दिया, तो जब वापस आएगा तो वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि जैसे आपने इसको एक्सटेंड किया है ना, कि आपने इसको एक्सटेंड कर दिया यहाँ तक, जैसे आप छोड़ोगे तो लेफ्टवर्ड जाएगा और फोर्स भी लेफ्टवर्ड ही लेगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। अगर ना कि जब किसी एक्सटेंड करते हैं तो नेगेटिव वर्क होता है, जब कंप्रेस करेंगे तो भी नेगेटिव वर्क होगा, है ना, यहाँ पे भी जो वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। लेकिन
when a spring comes back to its natural length, natural length from compressed or extended position, है ना, कि from compressed or extended position then work is positive, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर के, है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि स्प्रिंग फोर्स की वजह से वर्क जो होता है वो हाफ के एक्स स्क्वायर को होता है, लेकिन कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा ध्यान, कि नेचुरल लेंथ पे था, एक्सटेंड करोगे तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर होगा, कंप्रेस करोगे माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन जब आप इसको एक्सटेंड या कंप्रेस पोजीशन से वापस जब नेचुरल लेंथ में आएगा तो स्प्रिंग फोर्स की वजह से वर्क डन जो होगा वो सेम होगा, लेकिन वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका हाफ के एक्स स्क्वायर है। तो ये जस्ट आपने यहाँ पे इंटीग्रेट करके निकाला, इंटीग्रेट करके इसलिए निकाला कि जैसे जैसे एक्सचेंज होगा फोर्स की वैल्यू चेंज होगी, तो वेरिएबल फोर्स से हम सीधे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते थे कि x into x, तो उससे तो kx स्क्वायर आ जाता है, लेकिन यहाँ पे तो हाफ आ रहा है ना, तो हाफ इसलिए आ रहा है क्योंकि फोर्स जो है वो क्या है, जैसे कि आपका वेरिएबल, वो कांस्टेंट नहीं, राइट, इसको आप प्रोसीड ये आपका गया। तो ये चीज थोड़ी सी कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना हो सकता है अगर उन्होंने इंटीग्रेशन की क्लास नहीं अटेंड की होगी तो इंटीग्रेट इसको नहीं करता, बिना इंटीग्रेशन के भी हो सकता है कि जो आपने हाफ के एक्स स्क्वायर डिराइव किया है ये बिना इंटीग्रेशन के भी हो सकता है। वो इस तरह से हो जाएगा कि आप अगर स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू माइनस के एक्स होती है तो फोर्स का एक्स के साथ आप ग्राफ बनाओगे, है ना, कि अगर फोर्स की वैल्यू माइनस के एक्स के इक्वल है तो हम यहाँ पे एक ग्राफ बना लेते हैं फोर्स का एक्स के साथ, है ना, कि फोर्स का एक्स के साथ अगर हम ग्राफ बना लें फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, क्योंकि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स हो गया ना, इनफैक्ट माइनस एक्स, ये तो कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ जो होगा वो आपका इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना, ये एफ वर्सेस एक्स का ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आएगा। इसका मतलब ये हो गया जब एक्स पॉजिटिव होगा, है ना, तो अगर फोर्स की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि एक्स जब पॉजिटिव होगा तो फोर्स नेगेटिव होना है, इसलिए ये उल्टा लाइन बन रही है ऐसे, क्योंकि जब एफ पॉजिटिव होगी एक्स पॉजिटिव होगी तो फोर्स नेगेटिव होगी, है ना, और इसी का उल्टा जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी माइनस एक्स, तो यहाँ माइनस एक्स पुट करेंगे तो फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये इसका ग्राफ आ गया, है ना, कि भाई फोर्स वर्सेस एक्स का कर्व, और जब ये एक्स होगा तो उस टाइम जो फोर्स की वैल्यू होगी ये आपकी हो जाएगी माइनस के एक्स, और यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, प्लस के एक्स। तो स्प्रिंग फोर्स का अगर हम एक्स के साथ ग्राफ बनाए तो वो आपका इस तरह से स्ट्रेट लाइन होगी। अब मैं इसमें वर्क निकालना चाहता हूँ, तो आपने पढ़ा था कि अगर ये एफ एक्स कर्व है तो इसका एरिया जो होगा वो वर्क होगा, हाँ, कि अगर हम ये जानते हैं कि अगर ये फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है देन एरिया विल बी वर्क डन, इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, फॉर एग्जांपल कि अगर हम वर्क निकालें तो अगर यहाँ पे तो x की वैल्यू 0 थी, 0 से अगर हम x से एक्सटेंड करते हैं तो वर्क जो होगा नहीं तो होगा, तो ये अगर हम वर्क हम निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, आप देखो ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल का जो एरिया होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट माइनस के एक्स, तो ये जो चीज हो जाएगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इजिली हम निकाल सकते हैं भाई ये एरिया जो होगा इसको एक्सटेंड करने वाला वर्क हो जाएगा,
कि 0 से x तक अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो इस ट्रायंगल का आपने एरिया ले लिया, हाफ बेस x हो गया, हाइट माइनस के x हो गई, बहुत नेगेटिव आ गया 0 से x तक में। ऐसे मैं इसका एरिया निकाल लूँ, बात एक ही है, इसमें हम कंप्रेस कर रहे हैं, ये भी जो एरिया होगा वो सेम चीज हो जाएगी, हाफ आपका अब बेस जो होगा माइनस एक्स होगा और फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव की एक्स होगी, ये भी कितना हो जाएगा माइनस हाफ के एक्स। तो चाहे हम 0 से x तक लें या 0 से माइनस एक्स तक लें, दोनों केस में वर्क की वैल्यू निकलेगी, है ना। तो कई बार हम इंटीग्रेशन को अवॉइड करके इससे भी निकाल सकते हैं। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई किसी भी स्प्रिंग को अगर हम एक्सटेंड या कंप्रेस करें तो इतने अमाउंट का वर्क होता है नेगेटिव। अगर वो कंप्रेस्ड या एक्सटेंडेड पोजीशन से वापस अपनी नेचुरल पोजीशन में जाती है तो स्प्रिंग फोर्स का जो वर्क होता है वो सेम अमाउंट में पॉजिटिव होता है ना। तो ये हमने निकाला कि हाउ टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, है ना, क्योंकि वेरिएबल है इसलिए हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये इस तरह से ग्राफिकली सॉल्व कर रहे हैं, ये आपको जानना है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो दिस वे वी कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। तो दोनों मेथड आपके पास, इंटीग्रेशन आप नहीं करना चाहो कोई बात नहीं, आप उसका ग्राफ बना के एरिया से भी निकाल सकते हो। इंटीग्रेशन का मतलब एरिया ही होता है, इंटीग्रेशन का इनडायरेक्टली मतलब एरिया निकालना ही होता है। क्या आपका कैसे, तो जस्ट एक आपका लास्ट क्लास का ये चीज आपकी बची हुई, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया। कि जो लास्ट क्लास था उसमें ये चीज आपकी अभी बची हुई, आपने कांस्टेंट फोर्स की वजह से वर्क तो निकाला था, वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क निकाल रहे थे कि वो एरिया से निकाल, उसको थोड़ा सा मैंने और लोग है ना। अब हम वापस आ जाते हैं एनर्जी के ऊपर, क्योंकि आपको मेन आज पढ़ना है ना। आज आपको वर्क के बारे में तो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, आज जो आपको मेनली पढ़ना है किसके बारे में पढ़ना है, एनर्जी की, वो थोड़ा डिस्कस करना है। मेनली जो आपको पढ़ना है, यू हैव टू स्टडी अबाउट द एनर्जी। मैंने अभी लिखा ही था कि वैसे तो बहुत तरह की एनर्जी होती है, लेकिन आपका जो मेनली कंसर्न है मैकेनिक्स में वो काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, और उन दोनों के सम को ही हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी की जो वैल्यू होती है ये आपकी हो जाएगी K प्लस काइनेटिक एंड पोटेंशियल। और इन दोनों एनर्जी के बारे में हम जानते हैं कि जब भी मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी, है ना, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो जो काइनेटिक एनर्जी होता है इट्स एनर्जी possessed by the body due to its motion। काइनेटिक एनर्जी जब भी हम लिखेंगे तो सिंपल सा दिस इज एनर्जी possessed by body due to its motion, due to its motion। कि भाई कोई बॉडी अपने मोशन की वजह से जो एनर्जी पोजेस करती है उसी को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि आपकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं किसी बॉडी का अगर मास m है ना, और अगर वो किसी v से मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी जो इसकी होगी k, वो हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। अगर मास m है और वेलोसिटी v है तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ mv स्क्वायर होगी। और ज्यादा है, अगर मास m और वेलोसिटी v है तो उससे कुछ मोमेंटम भी होगा, मोमेंटम की वैल्यू मास इनटू वेलोसिटी, मैं मोमेंटम को मैग्नीट्यूड ले लिया मैंने, क्योंकि दोनों में एक फर्क है, काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है, इन मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं मोमेंटम के मैग्नीट्यूड की बात। तो ये आपका काइनेटिक हो गया, ये पोटेंशियल हो गया, तो दोनों को रिलेट कर सकते हैं ना आपस में, कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपको रिलेट कर सकते हैं। हाँ, आप सिंपल सा ध्यान दो कि जो काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म है इसमें हाफ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, आपने हाफ mv स्क्वायर ले लिया इस तरह से, और इसको m से मल्टीप्लाई कर दिया और m से डिवाइड कर दिया, तो अल्टीमेटली आपके काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई mv का होल स्क्वायर बाय 2m, है ना। और mv तो मोमेंटम है, तो काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम में ये रिलेशन है, k इक्वल टू आपका आ जाएगा p स्क्वायर बाय 2। तो कई बार आपके न्यूमेरिकल्स जो होते हैं इसके ऊपर भी आते हैं, है ना, कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका p स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका 2, है ना। कि अगर आपको मोमेंटम पता है तो हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो मैंने ये बोला है
कि एनर्जी possessed by the body due to its motion is known as a kinetic. अब एक चीज आती है कि आप देखो, मैंने आपसे एक चीज डिस्कस की थी जब हम डाउट क्लास कर रहे थे कि भाई वर्क क्या करता है। किसी भी बॉडी पे अगर आपने वर्क किया है तो वर्क क्या करेगी, है ना। वर्क का अल्टीमेट इफेक्ट होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। वर्क का जो अल्टीमेट इफेक्ट होता है ना, सिंपल सा में बोल सकते हैं कि नेट वर्क या टोटल वर्क, राइट, ऑलवेज चेंज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, चेंज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, एनर्जी ऑफ सिस्टम। किसी भी सिस्टम में अगर टोटल कुछ वर्क हो रहा है तो वो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करता है ना। मतलब हम बोल रहे हैं कि जो टोटल वर्क होगा, टोटल वर्क को आप सिग्मा डब्ल्यू लिख दो। बहुत सारे वर्क हो रहे हैं, सबका सम सिग्मा डब्ल्यू सम होता है। सिग्मा डब्ल्यू इक्वल टू हमेशा हो जाएगा डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम यही है कि सिस्टम में जो टोटल वर्क डन होगा हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, के फाइनल माइनस के इनिशियल। और इस थ्योरम को हम एक नाम देते हैं, दिस इज नोन एज ए वर्क एनर्जी थ्योरम। दिस इज नोन एज ए वर्क एनर्जी थ्योरम। इसी को हम एक नाम देते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वर्क एनर्जी थ्योरम का मतलब वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कि किसी भी सिस्टम में अगर कोई वर्क होगा तो हमेशा वो किसको चेंज करेगा, बेसिकली आपकी काइनेटिक एनर्जी को। कि वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ, अगर कोई इसका डेरिवेशन भी है, ये डिराइव इजीली हो जाएगा। कि अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरी को डिराइव करना चाहूंगा, हाउ टू डिराइव द वर्क एनर्जी थ्योरम, तो आप इसको इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स से कर सकते हो। आपने एक इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स पढ़ा था कि v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2s। इसी से ड्राइव हो जाएगा। भाई जो थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स थी वो ये थी। तो इसी से वर्क एनर्जी थ्योरम इजीली ड्राइव हो जाता है। आपको ध्यान दो, यहां से 2s की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2s की वैल्यू हो जाएगी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। और पूरे चीज को आप मल्टीप्लाई कर दो हाफ m से, पूरे एक्सप्रेशन को हाफ ऑफ m से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरा एलएचएस एंड आरएचएस साइड को। जैसे हम हाफ m से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आपका बच जाएगा MAS और यहाँ बच जाएगा हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। पूरे को आपने हाफ m से मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ तो कैंसिल हो गया, MAS आ गया। अब आपको पता है MA फोर्स से तो होता है, तो MA की जगह पे फोर्स आ गया और हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी। भाई u से v हो Work गया, done is equal to kinetic energy, change in kinetic हाँ, energy. चेंजिंग। और ये हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आपने वर्क लिख दिया, वर्क इज इक्वल टू डेल्टा के हो जाएगा। तो इसका डिराइव हो गया। तो भाई किसी भी वही बात है कि ये इक्वेशन और वर्क एनर्जी थ्योरम एक ही बात है ना। इस इक्वेशन को जब आप लिख रहे हो तो डायरेक्टली वर्क एनर्जी थ्योरम ही लिखना। वर्क इज इक्वल टू हमेशा किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो भाई बहुत सारे वर्क हो रहे हैं, कुछ पॉजिटिव वर्क है, कुछ नेगेटिव वर्क है, सबका जो सम होगा अल्टीमेटली वो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा। अगर कुछ वर्क बच गया है वो सिस्टम की किसको चेंज करेगा, काइनेटिक एनर्जी। इसी थ्योरम को हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो के और मोमेंटम में रिलेशन, और दूसरा होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क का जो अल्टीमेट इफेक्ट होगा वो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को क्या करेगा, सकते आपका चेंज। वर्क को इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो ये हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में, काइनेटिक एनर्जी को हम इस तरह से क्या करेंगे, डिफाइन। ऐसे आपका एक और एनर्जी मैंने यहाँ पे लिखा है कि भाई ये तो काइनेटिक है, ये एनर्जी है पोटेंशियल, है ना। कि काइनेटिक एनर्जी तो मोशन की वजह से है, पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से है। आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू पोजीशन, है ना। जब भी हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, जब भी हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है
This is the energy possessed by the system. Energy possessed by body due to its position. Due to its position. Position or configuration. Configuration. कि जो भी आपका एनर्जी है पोजीशन या अपने कॉन्फ़िगरेशन या जैसे वो अरेंजमेंट की वजह से बैलेंस करता है उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल, है ना। पोटेंशियल का मतलब इट हैज कैपेसिटी टू वर्क, कि भाई कोई स्टोर एनर्जी है वो बाद में वर्क में कन्वर्ट हो सकती है ना, कि वर्क एनर्जी में स्टोर हो जाता है तो एनर्जी वापस से मिल जाएगी, रिकवर हो जाएगी। वो एनर्जी क्या होती है, जैसे कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल का मतलब हो जाएगा इट हैज पोटेंशियल टू डू वर्क, है ना, कि भाई पोटेंशियल एनर्जी हम इसलिए बोल रहे हैं कि इस एनर्जी की पोटेंशियल है बाद में वर्क करने, भाई वो स्टोर्ड है बाद में काइनेटिक या दूसरी चीज में कन्वर्ट हो सकती है, तो दिस इज नोन एज अ पोटेंशियल एनर्जी। अब हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालें? तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत तरह की होती है ना, पोटेंशियल एनर्जी कोई एक तरह की थोड़ी होगी, बहुत तरह की पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जब आप निकालोगे तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ पे जो रिलेशन आएगा, जैसे आपने वर्क एनर्जी थ्योरम लिखा है, ऐसे हम बोलते हैं कि जो वर्क होता है ये हमेशा इक्वल होगा माइनस ऑफ डेल्टा यू। जैसे वर्क इज इक्वल टू, यहाँ पे तो आपने बोला चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे आपने बोला वर्क इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। बात वैसे मैं अभी कंजर्वेटिव नहीं लिख रहा हूँ, है ना, मैं बात बताऊंगा कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव। यहाँ पे एक्चुअली वर्क में कंजर्वेटिव फोर्स, आप इसको लिख लो अदरवाइज ये डेफिनेशन इनकरेक्ट हो जाएगा। WC, है ना, WC का मतलब हो जाएगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल हो जाएंगे लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स। Gravitational force is a conservative force. Spring force Sir, is what also a is conservative forces? अभी आप लिख लो इसे, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है, कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल आ गए लाइक ग्रेविटेशनल, स्प्रिंग फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। मैं दोनों में डेफिनेशन बताता हूँ क्या इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे WC नहीं लगाऊं ना तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। WC कोई भी वर्क नहीं है, बल्कि ये वर्क किसकी वजह से हो रहा है, वर्क डन बाय ओनली कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। Sir, you are not audible. Sir, you are perfectly audible. चेक कर लो बेटा, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। WC जो हो जाएगा वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा। और कंजर्वेटिव फोर्स का जो एग्जांपल होगा लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा। मैंने बोला कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल्टा यू, है ना। और डेल्टा यू जो होगा ये होता है चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। डेल्टा यू क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो आप यहाँ से थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में नॉलेज लेना। जैसे मैं अगर यहाँ पे निकालना चाहूँ व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, भाई दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ते हैं, है ना। एक हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ये मैं निकालना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, जैसे ग्राउंड है ना, यहाँ पे कोई m मास रखा हुआ है ना। इस m मास को यहां से मैं यहाँ पे ले गया, है ना, h हाइट पे। मैं कहाँ पे ले गया, वैसे आपकी h हाइट पे, कोई बात है, पोजीशन मैंने इसकी चेंज की, तो पोजीशन की वजह से जो एनर्जी में चेंज आता है वही पोटेंशियल एनर्जी होती है।
तो हम यहाँ से इसको यहाँ ले जा रहे हैं, तो आपको पता है जब इसको आप यहाँ से यहाँ ले जाओगे, अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज द वर्क डन बाय वेट, इस केस में वर्क डन बाय वेट कितना होगा? अगर इसका मास m है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द वेट, कोई भी बता देगा कितना होगा? इस केस में वर्क डन बाय द वेट होगा, वो आपका हो जाएगा mg into h। क्या इसमें अभी कोई गलती है? वर्क डन बाय द वेट नो सर। नहीं, मुझे लगता है गलती है, थोड़ा ध्यान दो। क्या मैं इसमें गलत लिख रहा हूँ वर्क डन बाय द वेट में? अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ ले जाऊँ, व्हाट इज द वर्क डन बाय द वेट? माइनस साइन का वेट इसमें नेगेटिव वर्क करेगा ना। आप देखो वेट तो नीचे एक्ट करता है और ये जा तो ऊपर रहा है भाई, एच हाइट से हम ऊपर ले जा रहे हैं ना, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा भाई, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, वर्क डन बाय द वेट यहाँ पे जो होगा माइनस है ना, कि वर्क डन जो वेट करेगा वर्क करेगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। अगर वर्क डन बाय द वेट नेगेटिव है तो मैं ये निकालूं कि व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जब हम इसको हाइट h पे ले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? तो आपको पता है, अभी आपने पढ़ा है कि वर्क और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में नेगेटिव का रिलेशन होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो आपका हो जाएगा डेल्टा यू, और ये माइनस डब्ल्यू के इक्वल है, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो। ये वर्क अगर वेट की वजह से नेगेटिव है तो डेल्टा यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। डेल्टा यू का पॉजिटिव होने का मतलब हो जाएगा कि इन दिस केस पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज सर माइनस है ना। अरे डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू होता है, ये वर्क भी तो नेगेटिव है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो डेल्टा यू पॉजिटिव हो जाएगा। डेल्टा यू पॉजिटिव का हो जाएगा कि जब भी आप किसी चीज को ग्राउंड से ऊपर एच हाइट पे जाओगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। कितने अमाउंट से बढ़ जाएगी? एमजी अमाउंट। जब वापस ग्राउंड पे होगा आएगा तो क्या होगा? मान लो ये वापस ग्राउंड पे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। जैसे कोई भी मैंने पेन लिया, इसको मैं एच हाइट ऊपर ले गया, मैं यहाँ से छोड़ दूं इसे, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी। जैसे जैसे कोई चीज नीचे जाएगी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उसकी कम होगी, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर कम होगी तो दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होगी वो, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? जैसे कि आपकी काइनेटिक में। ये ध्यान रखना कि भाई वर्क और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज में ये रिलेशन होता है, माइनस साइन का होता है। वर्क अगर नेगेटिव होगा तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, और वर्क अगर पॉजिटिव है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? कि आपका नेगेटिव। ये तो मैंने बात की है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये मैंने किसकी बात की है? जैसे कि आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की सिंपल सी थ्योरी है कि अगर हम किसी चीज को एच हाइट से ऊपर ले जाएंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, जब ये नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम है ना। आपको पता है डैम से जो वाटर नीचे आता है तो उसमें यही तो होता है कि डैम में जो वाटर है वो हाइट पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। जैसे जैसे वाटर नीचे आएगा पोटेंशियल एनर्जी उसकी कम होगी, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और वो काइनेटिक एनर्जी टरबाइन को रोटेट करती है ना, और वो टरबाइन जब रोटेट होगा तो उससे इलेक्ट्रिसिटी, तो पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हुआ, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो वाटर की थी हाइट पे वो काइनेटिक में कन्वर्ट हुई, और काइनेटिक जो कन्वर्ट हो गई वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्योंकि पूरे सिस्टम की एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज। तो जब हाइट पे रिजर्वायर डैम में वाटर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, जैसे उसको छोड़ेंगे वो नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी कम होगी, काइनेटिक में कन्वर्ट होगी। काइनेटिक टरबाइन को रोटेट करेगा, और रोटेशन से वो एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपना फॉर्म चेंज कर रही है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो रही है? कन्वर्ट हो रही है। तो एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गया, दूसरा आपका आ गया स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। जैसे हम बोलते हैं जो हम इस तरह से एरो यूज करते हैं, आप स्ट्रेच करते हो ना ऐसे, तो स्ट्रेच करते हो तो क्या यूज करते हो? पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ाते हो। आपने किसी स्ट्रिंग एरो लिया, बॉय एंड एरो, और इसको स्ट्रेच किया, आपने स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी,
तो यहाँ पे एक और तरह की हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। वैसे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, लेकिन उसकी बात अभी हम ज्यादा नहीं, हम यहाँ पे बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड स्प्रिंग या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, एक ही चीज होती है। एक और तरह की पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं स्प्रिंग और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो क्या होता है, जैसे अभी आपने पढ़ा कि अगर मैं यहाँ पे कोई इस तरह से स्प्रिंग ले लूं, नेचुरल लेंथ पे थी, इसका कांस्टेंट k है, और इसको खींच के मैं x से एक्सटेंड करूं, है ना, तो इसमें वर्क कितना होगा, अभी आपने पढ़ा, वर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर मैं x से एक्सक्यूज मी एक्सटेंड। सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सर आपने सर वहाँ जो लिखा है सर डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क माइनस सर उसके बाद से वो मल्टीप्लिकेशन का साइन है सब्सट्रैक्शन का। बल्कि ये कौन सा, ये वाला, ये बेटा डेल्टा u इक्वल टू है, सर इज इक्वल टू के बाद से क्या लिखा हुआ है? इक्वल टू ही भाई, जब वर्क की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे ना हम, माइनस mgh और माइनस साइन के साथ प्लस mgh हो, तो डेल्टा u mgh हो जाएगा। डेल्टा यू पॉजिटिव mgh होने का मतलब क्या हो जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस बाय mgh, कि पोटेंशियल एनर्जी mgh से क्या हो जाएगी, इंक्रीज, है ना, कि जब भी हम किसी चीज को h हाइट पे ले जाएंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, कितने से बढ़ जाएगी, mgh से, और जब नीचे जाएगी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, कितने से कम हो जाएगी, mgh से, तो इंक्रीज डिक्रीज mgh कम होता है। ऐसे ही इस केस में अगर हम देखें, अगर मैं इसको स्ट्रेच करूं x से, तो वॉल्यूम बाय द स्प्रिंग फोर्स अभी आपने पढ़ा माइनस हाफ kx स्क्वायर, और अभी आपने ये पढ़ा कि जो डेल्टा यू होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये माइनस ऑफ वर्क होता है। तो जब मैं यहाँ पे वर्क की वैल्यू माइनस पुट करूंगा, तो माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा हाफ kx स्क्वायर, है ना। तो जब भी हम किसी स्प्रिंग को एक्सटेंड करते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम इंक्रीज करते हैं, है ना, व्हेन वी एक्सटेंड, व्हेन वी एक्सटेंड और compress the spring, compress spring, we increase potential energy, increase potential energy by half kx square, है ना, कि भाई किसी स्प्रिंग को अगर हम स्ट्रेच करें, when we extend or compress the spring, we increase the potential energy by the half kx square, इसको एक्सटेंड करूं या कंप्रेस करूं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैं बढ़ाता हूं, और कितने से बढ़ा देता हूं, बेसिकली आपका हाफ kx स्क्वायर। सिंपल सी थ्योरी है कि भाई किसी भी चीज को अगर हम h हाइट पे ऊपर ले जाएं तो पोटेंशियल एनर्जी हम उसकी बढ़ा रहे हैं mgs से। किसी भी स्प्रिंग को हम खींच रहे हैं, लाइक एरो को हम बाउल से खींच रहे हैं इस तरह से, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहे हैं, जैसे छोड़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी दूसरा फॉर्म में कन्वर्ट, है ना, एरो की काइनेटिक एनर्जी में वो क्या होगी, कन्वर्ट। जैसे मैं स्टोन को यहाँ तक ले गया और छोड़ दिया, जैसे जैसे नीचे आएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, आपकी उसमें कन्वर्ट होगी। तो ये आपकी दो तरह की हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh एंड स्प्रिंग और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx, है ना, कि दोनों को हमने क्या कर दिया, जैसे कि आपका डिफाइन, उस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो ये होता है एनर्जी पजेस बाय पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, इसी को हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये आपका है, तो जस्ट आपने दो तरह की एनर्जी पढ़ी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल, और इन्हीं दोनों के सम को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल, है ना, कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि मैकेनिकल एनर्जी आपकी होगी। जब भी आप यहाँ पे लिखोगे मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी जो होता है ये काइनेटिक एंड पोटेंशियल का सम है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल का सम हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी ये भी हो सकती है, वो भी हो सकती है, दोनों के सम को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। तो ये हमने डिस्कस किया। अब एक थोड़ा सा वर्ड आ गया ना, एक वर्ड आ गया, आपने पकड़ लिया, कंजर्वेटिव, है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है ये वर्क कोई नॉर्मल वर्क नहीं है। जैसे वर्क एनर्जी थ्योरी में तो कोई
वर्क हो सकता है। चलो हम यहाँ पे आते हैं कि व्हाट इज द कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, है ना कि भाई वर्क डन के बेसिस पे ना हम फोर्सेस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना कि फोर्सेस को दो पार्ट में डिवाइड करोगे, एक तो आपका हो जाएगा कंजर्वेटिव और दूसरा हो जाएगा नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स एंड दूसरा हो जाएगा नॉन कंजर्वेटिव। Sir, please explain spring potential energy again. अच्छा मैं बताता हूँ बेटा, कुछ नहीं, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में स्प्रिंग का वर्क माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर होता है और डेल्टा यू की वैल्यू माइनस ऑफ वर्क होती है। इसको पुट करोगे तो हाफ के एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब जब भी किसी स्प्रिंग को अगर एक्स से आप एक्सटेंड कर रहे हो तो उसकी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा देते हो, और कितने अमाउंट से बढ़ा देते हो? हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग को आपने एक्सटेंड किया है, कंप्रेस किया, दोनों केस में वर्क नेगेटिव होता है ना, और वर्क नेगेटिव होगा तो डेल्टा यू की वैल्यू पॉजिटिव, और डेल्टा यू पॉजिटिव होने का मतलब है कि हम उसको बढ़ा रहे हैं। तो जब भी हम किसी स्प्रिंग को एक्सटेंड करेंगे या कंप्रेस करेंगे, वी इंक्रीज इट्स पोटेंशियल एनर्जी बाय हाफ के एक्स, हाफ के एक्स स्क्वायर से उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दें, खींचेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, जब छोड़ेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी अल्टीमेटली क्या रहना है, आपका कंजर्व। अब हम आ जाते हैं कि फोर्सेस के दो पार्ट हैं, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। किस फोर्स को हम कंजर्वेटिव बोलते हैं, किस फोर्स को हम नॉन कंजर्वेटिव बोलते हैं? तो जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, पहली डेफिनेशन ये कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, conservative force is independent of power, is independent of power। कि अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स है उसकी वजह से वर्क डन जो होगा पाथ से क्या होता है, इंडिपेंडेंट। कोई भी पाथ हम फॉलो करें वर्क की वैल्यू सेम होती है। एंड जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स राइट डिपेंड्स ऑन पावर, डिपेंड्स ऑन पावर। भाई पाथ के ऊपर भी डिपेंड करेगा, मैं अभी डेमोंस्ट्रेट भी करूंगा कैसे। तो पहली डेफिनेशन तो ये कि कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो भी वर्क होगा वो पाथ से इंडिपेंडेंट होगा। जो पाथ हम फॉलो कर रहे हैं इनिशियल से फाइनल पॉइंट पहुंचने तक की, एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से पाथ के ऊपर क्या करेगा, सिर्फ आपका डिपेंड। एंड दूसरा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फॉर क्लोज पाथ, conservative force for closed path is 0, closed path is 0। जहां से स्टार्ट हुए अगर वही वापस आ जाए, और अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसकी वजह से वर्क 0, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में ऐसा नहीं होता। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फॉर क्लोज पाथ, कंजर्वेटिव फोर्स फॉर क्लोज पाथ। Sir, closed path means initial and final position same. हाँ मैं बताता हूँ, क्लोज पाथ इज नॉट 0, ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है ना। साधारण है कि बॉर्डर बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, डिपेंड्स ऑन पाथ, क्लोज पाथ में 0 होगा और क्लोज पाथ में 0 नहीं होगा। तो मैंने इसके एग्जांपल बताया था कि इसके 3 एग्जांपल हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, दूसरा आपने बोला स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव, और तीसरा आपने बोला इलेक्ट्रिक फोर्स इज आल्सो अ कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल होता है एनी टाइप ऑफ फ्रिक्शन,
एनी टाइप ऑफ फ्रिक्शन, कि भाई किसी भी तरह का फ्रिक्शन जो होता है ना ये नॉन कंजर्वेटिव होता है, चाहे वो काइनेटिक हो, चाहे फ्लूइड फ्रिक्शन हो, चाहे एयर फ्रिक्शन हो, ये नॉन कंजर्वेटिव। मैं इसको डेमोंस्ट्रेट करता हूँ, मतलब क्या है मेरा, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ एंड क्लोज पाथ कम्स करते हैं। तो देखो सिंपल सा ऐसा सोचता हूँ कि जैसे मैंने आपसे ये बोला कि एक कोई यहाँ पे बॉल थी या कोई भी बॉडी थी, यहाँ पे मास है ना, इस तरह से कोई बॉडी थी मास की, आपने क्या किया, पोजीशन 1 से पहले इसको शिफ्ट किया पोजीशन 2 और फिर 2 से आपने पोजीशन 3 पे शिफ्ट कर दिया, यहाँ बताया वही 1 से 2 पे गया, 2 से 3 पे गया। अब अगर मैं बोलूँ इस केस में वर्क कितना होगा, वर्क बाय द वेट कितना होगा, तो जब हम 1 से 2 जाएंगे वर्क की वैल्यू 0 होगी, ना, वर्क बाय द वेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्या पता है, जब आप 1 से 2 जाओगे तो वेट तो वर्टिकल है और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है, तो दोनों में एंगल 90 डिग्री हो गया, मींस वर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी ना। जब हम यहाँ से 2 से 3 जाएंगे, ये हाइट अगर h है तो 2 से 3 में वर्क हो जाएगा -m, है, तो सिंपल सा टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क की वैल्यू होगी वर्क डन 1 2 प्लस वर्क डन 2 3 इक्वल टू -mgh होगी, है ना। तो आपने ये पाथ फॉलो किया, वर्क की वैल्यू -mgh आ गई। मान लो मैं पाथ ऐसा ले लूं कोई, क्या कोई फर्क पड़ेगा, 1 से 1 डैश पे गया फिर 3 पे चले, 1 से 2 डैश से 3, क्या वर्क में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। कि जब हम 1 से यहाँ जाएंगे तो -mgh होगा, 2 से 3 में 0 हो जाएगा, जैसे इसमें 0 था इसमें -mgh था, इसमें इसमें -mgh होगा, इसमें 0 हो जाएगा। तो चाहे आप ये पाथ फॉलो करो चाहे ये पाथ फॉलो करो, इन ऑल केसेस वर्क की वैल्यू क्या होगी, सेम। चाहे आप ऐसे चले जाओ, वर्क डन बाय द वेट -mgh ही होगा, चाहे आप कोई कर्व पाथ फॉलो करते चले जाओ ऐसे। फॉर ऑल पाथ वर्क डन बाय द वेट इज -mgh, हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे फॉर ऑल पाथ, राइट, वर्क विल बी -m। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव में वर्क डन जो होता है वो पाथ से क्या रहता है, जैसे कि आपका इंडिपेंडेंट। अब आ जाते हैं क्लोज पाथ के ऊपर, अब मैं रहता हूँ किसके ऊपर, क्लोज पाथ के ऊपर। क्लोज पाथ का मतलब ये हो गया कि सपोज यहाँ पे कोई बॉडी थी एम मास की, इसको आप उठा के यहाँ पे ले एच हाइट, है ना, कि पोजीशन 1 से आप कहाँ पे ले गए, पोजीशन 2 किसी एच हाइट। तो जब मैं पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे जाऊंगा तो वो -mgh हो जाएगा, क्योंकि वेट डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है। वापस मैं जो 2 से 1 पे अगर आ जाऊं, 1 से 2 पे गया वापस 2 से 1 पे आ गया, तो इसी को हम क्लोज पाथ बोलते हैं, कि जहां से आप स्टार्ट किए वहीं पे वापस आ जाओ, दैट पाथ इज नोन एज ए क्लोज। तो 1 2 में -mgh है, अगर मैं वापस 2 से 1 पे आ जाऊं तो कितना वर्क हो जाएगा, mgh mgh, क्योंकि 2 से 1 जब जाएंगे तो वेट भी डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है, ये पॉजिटिव है। तो जब मैं टोटल वर्क निकालूंगा तो वर्क डन बाय 1 2 प्लस वर्क डन बाय 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। दो चीज है कि इसमें कोई भी पाथ आप फॉलो करो, सारे पाथ में वर्क डन -mgh, क्योंकि ये कंजर्वेटिव है। आप यहाँ से यहाँ गए वापस यहाँ पे आ जाओ, नेट वर्क डन की वैल्यू 0, जितना वहां जाने में पॉजिटिव नेगेटिव वर्क होगा उतनी वापस आने में पॉजिटिव वर्क, नेट वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्लोज पाथ की 0। ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव फोर्स की बेसिक प्रॉपर्टी है ना कि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स की वर्क डन जो होता है क्लोज पाथ के लिए 0। ऐसा फ्रिक्शन के साथ आप नहीं बोल सकते, क्योंकि फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। आप तो ध्यान दो, जैसे इस केस में आपने बोला क्लोज पाथ में, अगर मैं यहीं पे कोई फ्रिक्शन फोर्स जैसा ले लूं, कि मैं अगर ऐसा बोलूं ये आपका कोई सरफेस है, इसके ऊपर एक बॉक्स है ना, एम मास का, और इसको आप स्लिप करके 1 से 2 पे पहुंचा दिया, डिस्प्लेसमेंट एस हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एस हो गया, और इसमें फ्रिक्शन जो लग रहा है वो बैकवर्ड लग जाएगा, सपोज एफ लग गया फ्रिक्शन, है ना, डिस्प्लेसमेंट राइटवर्ड है, फ्रिक्शन लेफ्टवर्ड लग रहा है,
तो वर्क डन इन द 1-2 कितना हो जाएगा? 1-2 में जो वर्क होगा ये आपका हो जाएगा माइनस है, क्योंकि फोर्स फ्रिक्शन फोर्स मोशन के अपोजिट लगेगा, डिस्प्लेसमेंट राइटवर्ड है तो नेगेटिव वर्क डन होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन मैं वापस 2 से 1 पे जब जाऊं, अब वर्क क्या होगा? 1 से 2 गए माइनस एफएस हो गया, अगर 2 से 1 पे जाए तो क्या वर्क पॉजिटिव हो जाएगा इसमें? क्या सोचते हो आप लोग, बताओ? क्या सर वर्क नेगेटिव नेगेटिव ही होगा है ना? नेगेटिव जब आप राइट में जाओगे तो फ्रिक्शन लेफ्टवर्ड लगेगा, जब आप लेफ्ट जाओगे तो फ्रिक्शन राइट। डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स अभी भी तो अपोजिट ही है, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स अभी भी अपोजिट है, तो 2 से 1 में भी माइनस एफएस ही होगा। तो मतलब टोटल वर्क जो होगा अगर दोनों को हम सम करें तो W12 जो होगा टोटल वर्क डन ये -2 एफएस है, दैट इज नॉट इक्वल टू, ये फर्क होता है। जब 1 से 2 गए, 2 से 1 वापस आ गए, नेट वर्क डन 0 क्योंकि ये फोर्स कंजर्वेटिव। 1 से 2 गए माइनस एफएस वर्क हुआ, 2 से 1 में माइनस एफएस वर्क हुआ, वर्क की वैल्यू -2 एफएस है, मींस वर्क नॉन जीरो टोटल वर्क। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये फोर्स कौन सा है? नॉन कंजर्वेटिव है ना, तो ये कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव। तो जो मैंने वो रिलेशन लिखा था ना वो इसलिए नहीं था, वो सिर्फ इसके लिए था कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू द माइनस डेल्टा यू, दैट इज ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। जो वर्क एनर्जी थ्योरम है ये वाला, ये सारे वर्क का जो सम होगा वो डेल्टा के इक्वल होगा। दिस इज ट्रू फॉर ऑल फोर्सेस, ऑल फोर्स, कि भाई ये चीज सबके लिए ट्रू है, कोई भी फोर्स ले सकते हो उसमें, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव एनीथिंग। तो जब आप ये चीज देखते हो ना तो दिस इज ओनली फॉर कंजर्वेटिव। ये थोड़ा सा मैंने एक डिस्कशन कर दिया, कई बार एनटीसी की वजह इसके बारे में पूछते हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। एक्सक्यूज मी सर, सर मुझे ये डाउट है सर, वर्क डन बाय 1 सर W12 सर 0 के बराबर कैसे हुआ? W12 0 कहाँ बोला मैंने? सर आपने लिख रखा है। कहाँ लिख रखा है? अच्छा ये वाला ऊपर यहाँ पे, इस केस में ना, ऊपर वाले केस में तो 0 होगा ना बेटा। जब Yes, आप sir. ऐसे हॉरिजॉन्टल मूव करोगे ऐसे और वेट वर्टिकल है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की। ओके वेट सर। वर्टिकल लगता है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है तो एंगल 90 डिग्री हो गया ना। मुझे लगा हम जब ऊपर वाले 2 की तरफ जा रहे हैं। हो जाएगा ना, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जब परपेंडिकुलर होंगे तो वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, है ना। वर्क आप लिखते हो एफएस cos थीटा, और Yes, इसमें sir. अगर थीटा की वैल्यू हम 90 पुट कर तो वर्क की वैल्यू 0 होगी। ये 1 2 इसलिए 0 है क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 90, तो इसमें कोई वर्क नहीं होगा, यहाँ पे वर्क होगा, तो टोटल वर्क कितना आ गया। जब मैं ऐसे जाऊंगा तो इसमें माइनस mgh होगा, फिर इसमें कोई वर्क नहीं होगा, कोई भी फोर्स वर्टिकल लग रहा है और आप हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हो, है ना, वो उसकी वजह से वर्क की वैल्यू हमेशा 0, क्योंकि दोनों में बीच में एंगल 90 डिग्री है, वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, है ना। तो इस तरह से कर सकते हैं। तो ये आपके कंजर्वेटिव में नॉन कंजर्वेटिव में क्या होता है? डिफरेंस होता है ना। तो इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट थोड़ी सी मैंने एनर्जी की थ्योरी आपको पढ़ाई, लास्ट क्लास में हमने वर्क की बात की थी, आज हम बात कर रहे हैं एनर्जी, है ना। और दो इंपॉर्टेंट चीज आ गई, इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि सारे वर्क का जो अल्टीमेट इफेक्ट होता है, सारे वर्क को हम ऐड कर दें, कंजर्वेटिव की वजह से, नॉन कंजर्वेटिव की वजह से, कोई और भी, सबका सम सिर्फ एक ही काम करेगा, वो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा। सारे वर्क का सम जो होगा, एल्जेब्रिक सम, वो हमेशा किसके इक्वल हो जाएगा? चेंजिंग काइनेटिक, उसी को हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरी। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वर्क का अल्टीमेट इफेक्ट ही है काइनेटिक एनर्जी को चेंज करना, है ना। तो हम कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ बेस्ड ऑन ऑल दिस, जस्ट थोड़ा सा आप उसको अटेम्प्ट करो और मुझे आंसर भेजो। रैंडम क्वेश्चन दूंगा मैं, ऐसा कोई इसी के ऊपर बेस्ड नहीं होगा, लास्ट लेक्चर के ऊपर बेस्ड हो सकता है।
तो 1 बाय 1 में देता हूँ उसको, थोड़ा सा आप ट्राई करके मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है। Okay, you can go for this question. हाँ, Udgar Singh, your answer is correct. ओह, बहुत सारे आंसर आ गए यार आज तो। अनन्या सिंह, your answer is correct. हाँ, Muslimi, your answer is correct. Utkarsh Kumar, your answer is correct. हाँ, Vrinda, your answer is correct. नहीं, सही है आपके आंसर, काफी लोगों ने सही भेजा है। है ना, वही P और K में रिलेशन के ऊपर है ये, है ना, P और K का जो रिलेशन है उसके ऊपर आंसर सही, ठीक है नहीं, सही है। बी फॉर बॉम्बे ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, है ना, जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर आई थिंक। जो कुछ नहीं इसमें है, अभी आपने पढ़ा कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, ए इक्वल टू जो होता है वो पी स्क्वायर बाय 2m होता है ना। तो आपने मोमेंटम को 50% से बढ़ा दिया, मतलब जो मोमेंटम पी था पी से 1.5 किलो, 50% बढ़ाने का मतलब ये तो हो गया 1.5 टाइम्स। तो काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज है, काइनेटिक एनर्जी सपोज के सी के डैश होती है, पी की जगह पे आप पुट कर दोगे यहाँ पे 1.5 सर ये की तो 2.25 आया। अभी देखो अभी बता, ये आपको आ गया ना से, यहाँ से जो के डैश की वैल्यू आएगी ना वो आपकी आ जाएगी 2.25 पी स्क्वायर बाय 2m, हो जाएगा, है ना, और पी स्क्वायर बाय 2m जो है वो के है ना, तो अल्टीमेटली ये जो आ गया है वो 2.25 टाइम्स ऑफ के आ गया। तो मोमेंटम सर जैसे इसमें पी तो से सी 1.5 हो गया तो इंक्रीज 50% हुआ ना, तो अगर के डैश की वैल्यू 2.25 की हो गई तो आप जो इंक्रीज कर रहे हो 1.25 की तो कर रहे हो, इंक्रीज जो कर रहे हो कितना कर रहे हो, जैसे कि आपके 1.25 आप इसका ऐसे लिख दोगे ना, पहले के था प्लस आपका 1.25 के से आपने बढ़ा दिया, है ना, जैसे आपका ये पी से प्लस 0.5 पी होगी तो 50% बढ़ गया, ऐसी के से 1.25 के, मतलब 1.25 के का मतलब हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय 125%, है ना, ये जो चेंज हुआ है के से 1.25 का इंक्रीमेंट हुआ, पी को अगर 0.5 से बढ़ा 1.25% दिस बी ऑप्शन इज, है ना, बी फॉर बॉम्बे ऑप्शन इज द, तो इस तरह से हम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना, कि बी फॉर बॉम्बे ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, है ना, ये आपका आंसर। सर जस्ट हाँ कोई नहीं, आपकी
Yes sir, thank you. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके हाँ ये सही है। हाँ अमन गुप्ता सही आंसर था आपका, बाद में सही भेजा था आपने। जल्दीबाजी मत दो आंसर, थोड़ा थॉट प्रोसेस से करके दो। हाँ अमन गुप्ता आपका आंसर सही। मिस भी सही है। युग शर्मा सही है। खुशी सही है आपका आंसर, जो बाद में आपने भेजा। ओके आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। कुछ लोगों के आंसर सही आए हैं। एक्चुअली में इसका 3 संस्कृति जैन आपका आंसर सही है ना। 3 जूल इज द करेक्ट आंसर। इसमें सिंपल हम यूनिटी नहीं लगा सकते, है ना। उसका रीजन है ना, ये स्प्रिंग फोर्स के केस में जो वर्क होता है, वर्क की वैल्यू स्क्वायर के रेट्रीब्यूशन होती है, सीधे नहीं होती। वर्क इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना। तो वर्क जो है वो एक्स के रेट्रीब्यूशन नहीं है, एक्स स्क्वायर के रेट्रीब्यूशन है ना। तो इसने बोला कि जब एक्स की वैल्यू 1 मिलीमीटर हम ले लें,
तो उस केस में वर्क की जो वैल्यू है वो 1 जूल है। तो सपोज आपका W1 जो है, अगर मैं ऐसा ले लूं हाफ के इंटू 1 mm स्क्वायर, ये जो है ये 1 जूल है ना। वही x को अगर आप 1 mm और कर दो, 1 mm और कर देंगे मतलब टोटल x जब हो जाएगा वो अगर 2 mm हो जाएगा, तो उस 2 mm में वर्क कितना होगा? तो 2 mm में जो वर्क होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाफ के 2K। इंटू यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, कि हाफ के इंटू क्या हो जाएगा, आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो मतलब ये 4 टाइम्स ऑफ W1 हो जाएगा ना। आप चेक करो, कर सकते हैं ना वैसा। भाई 1 mm सिर्फ एक्सटेंड किया तो 1 जूल वर्क हुआ। जब यही एक्सटेंशन को आप टोटल 2 mm कर दोगे 1 mm बढ़ा के, तो जो वर्क की वैल्यू हो जाएगी वो 4W1 हो जाएगी ना। 4 जूल यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगी। तो ऑब्वियस बात है कि दोनों का जो डिफरेंस होगा, है ना, आपको पता है वो 3W1 का हो जाएगा। भाई 2 mm तक स्ट्रेच करने में 4W1 वर्क हुआ और 1 mm तक स्ट्रेच करने में W1 वर्क हुआ। जो डिफरेंस इन वर्क होगा, अगर मैं एडिशनल वर्क निकालना चाहूँ कि भाई एडिशनल वर्क फर्दर 1 mm के लिए कितना होगा, वो एडिशनल वर्क की वैल्यू हो जाएगी W2। 3 जूल। तो ये 3W1 आ जाएगा ना, और W1 1 जूल है, 3 जूल है। 3 जूल इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो इसमें 3 जूल आ जाएगा। तो यूनिटरी यूज नहीं करना है, कि कई बार एग्जाम आता है एनटीएससी या ओलंपियाड्स में, तो हम ऐसा लॉजिक नहीं ले सकते क्योंकि एक्स स्क्वायर के डायरेक्ट यूज करना। अगर वो एक्स के डायरेक्ट यूज होता फिर आपका सही था, लेकिन एक्स स्क्वायर में फैक्टर 4 का आ जाएगा ना, जब एक्सटेंशन ऑफ एक्स की वैल्यू 2 है ना। तो यहाँ पे 3 जूल इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से एडिशनल वर्क 3 जूल का अगले 1 mm के लिए, क्योंकि अगले 1 mm में इसलिए वर्क ज्यादा Sir, लग can रहा you है। please हाँ, अगले 1 mm में इसलिए वर्क ज्यादा लग रहा है क्योंकि पहले से वो एक्सटेंडेड है, तो उसको खींचने में और ज्यादा वर्क लगेगा। ये आपको 3 जूल इज द करेक्ट आंसर। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर मैंने पेज के डाउट्स ग्रुप में कुछ क्वेश्चंस भेजे थे फिजिक्स के, आप वो कौन सी क्लास में क्लियर करवाएंगे? वो ट्यूसडे के दिन डाउट क्लास होगी ना, ओके सर। उस दिन आप फिर से भेज देना उसे। ओके सर, एक क्योंकि बार वो थोड़े दोबारा अलग रीसेंड करो। क्वेश्चंस हैं। yes sir you can कोई send बात this. नहीं, कोई बात नहीं, कोई भी वो अलग यूनिट्स क्वेश्चन एंड डिमेंशंस का चैप्टर था सर, एचसी वर्मा सर, तो मैंने वो किया था, वो उसके ऊपर है क्वेश्चंस। उसी का बता दूंगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे, डाउट्स हो जाएंगे, चाहे वो कहीं के भी। और ओके ऐसे सर, क्लास थैंक यू में सर। उत्तर बोलना मुश्किल होता है ना? इसमें कर लेंगे हमसे। जो थोड़ी बहुत थ्योरी होगी मैं बता दूंगा उसमें आपको, अगर कोई थ्योरी यूज होती होगी तो। ठीक है, नहीं क्या कर सकता है ऐसे। हाँ ठीक है, ये आपका गया। तो सी ऑप्शन वाज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से ध्यान रखना किस तरह से हमने इसको अटेम्प्ट किया। चलो क्वेश्चन और ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। डिपेंड्स कि आप कितने जल्दी करते हो, एक दो और भी हो सकते हैं। हाँ ये ठीक है, एक क्वेश्चन। मैं एक मिनट आंसर चेक कर लेता हूँ।
सही आंसर है, किसी ने जो आंसर भेजा था वो सही था। लेट मी चेक। अमन सही था आपका आंसर, सही है आपका आंसर। एक 2 का फैक्टर का डिफरेंस देखना, वृंदा एंड तेजस। आप एक हाफ के एक्स स्क्वायर तो नहीं भूल रहे हो? तो हाफ की वजह से थोड़ा सा आंसर में डिफरेंस आ सकता है। स्प्रिंग की वजह से वर्क डन हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, काइनेटिक एनर्जी में भी हाफ आता है, लेकिन एफ की वजह से वर्क में हाफ नहीं आएगा ना, तो उससे हो सकता है आंसर में डिफरेंस आ। एससीओ में एक अच्छी किताब है, अगर अच्छे से उसको आप कर लो तो काफी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाती है। हाँ, विद योर आंसर नाउ इज करेक्ट। सही। लेट मी एक्सप्लेन दिस आंसर। मैं इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो कुछ नहीं है, इसमें वर्क डन थ्योरम यूज हो। भाई यहाँ पे तो रेस्ट पे था, है ना? अगर आप इसको एक्स से एक्सटेंड करके यहाँ पे लेके आओगे तो यहाँ पे इसकी वी कितनी हो जाएगी, ये मुझे था। तो अभी आपने पढ़ा कि सारे वर्क का जो सम होता है वो डेल्टा के इक्वल। तो पहले तो मैं वर्क निकालता हूँ, कौन कौन से वर्क होंगे इसमें। वर्क निकालने के लिए फोर्स पहले डिफाइन करना पड़ेगा, कौन कौन से होंगे। आप देखो, एक तो आप फोर्स बाहर से लगा रहे हो, एक एक्सटर्नल फोर्स है, एक पीछे की तरफ स्प्रिंग फोर्स हो जाएगी, है ना? और एक इसमें वेट भी होगा, और एक इसमें नॉर्मल फोर्स भी। फोर्स बहुत सारे हैं, लेकिन सारे फोर्स वर्क करें कोई जरूरी नहीं। तो सबसे पहले मैं इस एफ की वजह से वर्क निकालता हूँ। एफ तो कांस्टेंट फोर्स है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा एफ एक्स। कांस्टेंट फोर्स की इंटीग्रेशन करने की जरूरत थोड़ी है। ये फोर्स लगा, एक्स से डिस्प्लेस हो गया, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एफ एक्स वर्क आ गया। लेकिन स्प्रिंग फोर्स की वजह से वर्क, क्योंकि एक्स से आपने एक्सटेंड किया है ना, तो ये वर्क अभी आपने बढ़ा दिया, ये माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, सिंपल के एक्स स्क्वायर नहीं। स्प्रिंग फोर्स की वजह से वर्क इंटीग्रेट करके निकालते हैं तो उसमें हाफ का फैक्टर आ जाता है, और ये नेगेटिव होगा। उसके अलावा आपको पता है वेट और डिस्प्लेसमेंट का एंगल तो 90 है, तो ये 0 हो जाएगा। नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90, वो भी 0 हो जाएगा। उस चार फोर्स की वजह से, सबके फोर्स से आपने वर्क निकाला। पहले तो वर्क निकालो, ये एफ एक्स माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, वेट और डिस्प्लेसमेंट 90 पे है तो 0 हो गया, नॉर्मल एंड डिस्प्लेसमेंट 90 पे है तो वो भी 0। ये सारा क्या करेगा, ये सारा चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो इसकी हो गई हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल इसकी 0 थी, प्लस से स्टार्ट होती है, के फाइनल माइनस के इनिशियल, यहाँ से वी की वैल्यू आ गई। तो जब हम वी यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो वी की वैल्यू आपकी आ जाएगी, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2f(x) माइनस के एक्स स्क्वायर बाई, यहाँ पे आपका m आ जाएगा। तो इज द करेक्ट आंसर।
तो मतलब आपका ये ऑप्शन होगा, है ना। तो ये ऑप्शन था, वो क्या था, जैसे कि आपका सही था, इतनी स्पीड हो गई। तो ये होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। एक साइड पे सारे वर्क लिख दो, एक साइड पे चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी लिख दो, तो जो भी फाइनल वी होगी वो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। ये जस्ट हमने इसको करेक्ट किया। दैट इज ऑल फॉर टुडे, है ना। आज के लिए तो आपका इतना ही काफी है। सर एक बार लास्ट वाला क्वेश्चन स्क्रीन शेयर करके दिखा दीजिए। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे अहेड। और लास्ट क्वेश्चन अभी शेयर करते हैं, पहले इसको लिख लें, है ना। तो मैं शेयर करता हूँ, बाय बाय। मैं शेयर करता हूँ। हाँ, नन्या सिंह, ये सही था।